नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 29 अक्टूबर को जो एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ है फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट में, तो टोटल ऑल शिफ्ट में 100 में से यहाँ पर 68 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। ये सभी एग्जैक्ट सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। कल के शिफ्ट में से 2 से 3 सवाल हूबहू रिपीट हुए हैं, तो वो भी देख लीजिए। और ये इनकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। आज सबसे पहले अपन देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल, उसके बाद देखेंगे प्रथम पारी में पूछे गए सवाल। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी की तरफ से जो एसएससी चैंपियंस लीग का फिनाले होने वाला है, एक फ्री मॉक टेस्ट रहेगा जो कि आपके 30 अक्टूबर को कंडक्ट होगा सुबह 10:30 बजे, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप एनरोल हो जाइए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप से टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का समय है, रीजनिंग, जीए, क्वांट, इंग्लिश में, और नेगेटिव मार्किंग भी है। और ऑल इंडिया रैंक के साथ यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको 10,000 रुपये तक अमेजन वाउचर भी जीत सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल आज आप 30 सवाल मिले हैं। और स्पेशल थैंक जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप किए हैं, आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो उषा जी जो कि अंडमान आइलैंड से हैं, मतलब अपने चैनल की पहुंच है वो ओवरऑल इंडिया में है, बहुत दूर तक है, तो इन्होंने सवाल सेंड किए हैं। अशोक गोदारा ने किए हैं पीके, संदीप चौधरी, सुरेश हौदयाली और वीरेंद्र कुमार। सुरेश जी ने तो रीजनिंग के 25 सवाल एग्जैक्ट सवाल भेज दिए हैं, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप देख सकते हो कि रीजनिंग किस टाइप से आपकी पूछी जा रही है। टोंक जिला कहाँ पर है? वो है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है टोंक जिला। ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंटेज आरक्षण दिया गया है? तो ये 10% आरक्षण मिला है। ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको आरक्षण दिया गया है 10%। और किस संशोधन एक्ट के तहत दिया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 वाला है, और कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो आर्टिकल 16 में संशोधन करके सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था है वो की गई है। अगला सवाल देखिए, आपकी एक करंट अफेयर्स का है कि 18वां समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ है, 18वां शिखर सम्मेलन, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में हुआ है 18वां समिट ऑफ NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व इस सम्मेलन में किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ये 25 और 26 अक्टूबर 2019 को हुआ है। और मैं बात करूं, NAM जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। इस जो सेकेंड वर्ल्ड युद्ध के बाद जो USA और रसिया दो अलग गुट हो गए थे, और उस समय यहाँ पर गुट निरपेक्ष ये जो आंदोलन है उन्होंने तय किया कि न तो USA का सपोर्ट करेंगे न रसिया का करेंगे। तो इस प्रकार इसमें टोटल सदस्य देश है वो 120 हैं। और ये 1961 को स्थापित किया गया था, जहां पर भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन सभी ने मिलकर इसका प्रारंभ किया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन भी 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। और ये सम्मेलन है 18वां समिट है जो कि अजरबैजान में आयोजित किया गया है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियो सक्रियता जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकेरेल ने की है, 1896 में की थी। इस खोज हेतु उनको 1903 का भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उनके साथ साथ 1903 में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, मैडम क्यूरी, प्रोफेसर पियरे क्यूरी और बेकेरेल को। तो ये बेकेरेल ने खोज की थी रेडियो धर्मिता की। बार कोड जो स्कैन किया जाता है तो वो एक QR कोड है। QR का मतलब क्विक रेस्पॉन्स है। और इसके इन्वेंटर कौन है? आविष्कारक है डेंसो वेव। अब की बार आपके पूछा गया था 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कि बार कोड के इन्वेंटर कौन है, तो वो जोसेफ वुडलैंड है। QR कोड के है डेंसो वेव है। QR कोड का मतलब क्विक रेस्पॉन्स। 11वां ब्रिक्स समिट, प्रत्येक शिफ्ट में ये सवाल पूछा जा रहा है, कल भी आया था। ये ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ? 2019 में ब्राजील में हुआ था, 13 से 14 नवंबर 2019 को। ब्रिक्स का मतलब हो जाएगा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों यदि आज आपका एग्जाम था तो कमेंट करके जरूर बताइए कितने सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं। और इसका प्रथम जो ब्रिक्स समिट है वो 2009 से ये स्टार्ट हुआ था। लैन का आपको फुल फॉर्म पूछा है तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार सवाल आते हैं। तो मैन का हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क।
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है? ये सवाल भी अब की बार एसएससी ने रिपीट कर रहा है। 10+2 में भी 2 से 3 सेप्टेम्बर में पूछा गया था, यहाँ पर भी पूछ लिया है। तो जीएसटी जो काउंसिल है उनका अध्यक्ष कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री होते हैं, और वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन हो जाएगी? निर्मला सीतारमण। और मैं बात करूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जीएसटी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? तो 33 होते हैं। 2 तो सेंटर के होते हैं और 31 टोटल आपके जो 33 होते हैं इसमें 2 सेंटर के और 31 होते हैं स्टेट, 28 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी यानी यूटी के हो जाएंगे। तो ये 31+2 33 हो गई। अगला सवाल देखिए, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, चेस प्लेयर हैं भारतीय। नेक्स्ट में देखिए 2019 महाराष्ट्र जो चुनाव हुए हैं, एमएलए वाले चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली वाले, तो उस इलेक्शन में 4th नंबर पर कौन सी पार्टी रही है? तो महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव में 4th स्थान पर रही है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, जिसको 288 में से 44 सीट जीती है कांग्रेस ने। प्रथम स्थान पर रही है बीजेपी, 105 सीट विन की है। सेकंड शिवसेना 56 सीट, और थर्ड रही है एनसीपी 54 सीट के साथ यहाँ पर। और इन तीनों ने यहाँ पर, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और ये हो गई आपकी कांग्रेस पार्टी, ये तीनों का यहाँ पर गठबंधन हुआ है और महाराष्ट्र में सरकार बनी है। और जो वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और इस गठबंधन का जो नाम दिया गया है अलायंस का, वो है महाविकास अघाड़ी। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर महाबलीपुरम का प्राचीन नाम क्या था? महाबलीपुरम का प्राचीन नाम था मामल्लपुरम, जो तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम। इसका प्राचीन नाम क्या था? बाणपुर भी था और मामल्लपुरम भी था। इसका निर्माण, महाबलीपुरम में कौन से मंदिर प्रसिद्ध है? तो शोर टेम्पल, यहाँ से सवाल पूछा हुआ है एसएससी के द्वारा। जो तट मंदिर है, शोर टेम्पल है, वो कहाँ पर है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में, जिसका प्राचीन नाम मामल्लपुरम है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और 7वीं शताब्दी में ये सिटी पल्लव राजाओं की राजधानी थी। मुगल काल में जब्त किससे संबंधित था? जब्त है या फिर जो जरीब है, जब्त का क्या मतलब ये पूछा था, तो जब्त या जब्ती या फिर कह सकते हो जरीब, ये भारत में मध्यकाल में जब मुगल का काल था, अकबर के वक्त भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति थी। जो राजस्व कर लिया जाता था, तो भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति थी जो मापा जाता था जब्त के जरिए कितना राजस्व लिया जाएगा। एड्स का टेस्ट है उसका नाम आपको पूछा, तो वो एलिसा टेस्ट है। एड्स का टेस्ट का नाम एलिसा, और ये डिटेक्ट करता है HIV इन्फेक्शन को। नेक्स्ट वन देखिए, कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? जेनेटिक डिजीज नहीं है, तो वहाँ पर कैंसर था ऑप्शन में, तो कैंसर एक अनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें आपकी कलर ब्लाइंडनेस आ जाएगा, हीमोफीलिया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी जेनेटिक डिजीज में आते हैं। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है और उनकी किस भाषा में लिखी गई थी, ये पूछा था। किताब उल हिंद है जो बुक्स का नाम है, किताब उल हिंद, इसके किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी के द्वारा लिखित पुस्तक है किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, कल भी पूछा था, आज भी पूछ लिया है। सुमन योजना है, ये किससे संबंधित है? तो 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, देखिए आप कमेंट करके बताइए। सवाल में मैंने कैंडिडेट ने बताया था सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन से एक सवाल था। सवाल में पूछा क्या था वो आप जरूर कमेंट करके बताइए, बाकी मैं सारी डिटेल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो लॉन्च की है योजना का शुभारंभ किया है वो 10 अक्टूबर 2019 को हुआ है। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इस मंत्रालय के मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन ने माँ और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु ये योजना सुमन का प्रारंभ किया है। यहाँ से ये सवाल भी हो सकता है पूछा गया हो जिसमें गर्भवती नहीं, ये आपकी दूसरा हो जाएगा, ये योजना दूसरी है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दूसरी है। तो यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है, मतलब आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की गर्भवती स्त्रियों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आपको पूछा है सेकेंड शिफ्ट में, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। जहां पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व है बिहार में 1106 व्यक्ति, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, बाकी सबसे ज़्यादा तो यूटी में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनघनत्व है और बिहार में 1106 है। सेकेंड वेस्ट बंगाल में 1028, थर्ड है केरला में।
अगला सवाल देखिए, ब्लड में लाल रक्त कोशिका जो WRBC है, रेड ब्लड सेल्स हैं, उसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो उनके एसेज से रोग हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। तो पॉलीसाइथेमिया रोग हो जाएगा जहां पर आरबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ये एक प्रकार का ब्लड कैंसर है पॉलीसाइथेमिया। और यहाँ पर बात करूँ इससे पहले CHSL में एक सवाल पूछा हुआ है कि जो उसमें पूछा गया था आपके ल्यूकोपेनिया में के बारे में पूछा गया था। ल्यूकोपेनिया में किसकी संख्या है वो कम होती है? तो वो WBC की संख्या है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए संख्या में, तो ल्यूकोपेनिया रोग हो जाएगा। और मैं बात करूं WBC की संख्या में वृद्धि हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ल्यूकेमिया, ये भी एक कैंसर का रोग है, ब्लड कैंसर है। तो ल्यूकेमिया हो जाएगा जब WBC की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ल्यूकोपेनिया है जब WBC की संख्या कम हो जाएगी। और RBC की संख्या ज़्यादा होने से ये वाला ब्लड कैंसर हो जाएगा पॉलीसाइथेमिया। अगला सवाल देखिए, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड में भारत की रैंक। तो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग में भारत की वर्ल्ड वाइड रैंक है वो चौथी है। पहली रैंक है US की, सेकंड चाइना की है, थर्ड है रशिया की। और बात करूं मैं कच्चा तेल प्रोडक्शन में, ये रिफाइन करने में, शोधन करने में जो रैंक है वो है आपकी चौथी रैंक है। और उत्पादन में जो भारत की रैंक है वर्ल्ड वाइड वो 25वीं है। प्रथम US की है, सेकंड सऊदी अरबिया की है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वर्ल्ड बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? जामनगर में स्थित है। ये वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो भारत में है, जामनगर में। अगला सवाल देखिए, अधिकतम वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करूं, जैसे कि राज्य के क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन कवर कौन करता है? तो वो कवर करने के वन क्षेत्रफल जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल में वन क्षेत्र जो कवर होता है मिजोरम में 85.41% है। बाकी क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का ज़्यादा है। यूटी में जो कवर होता है वन वो 90.33% क्षेत्रफल का कवर हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल में वन है 21.67%। नेक्स्ट वन देखिए, जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा, ये कल भी यहाँ से सवाल हुबहू यहाँ पर पूछ गया है। और इसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष में किस मिशन ने हाल ही में रायगु पर एस्टेरॉयड कर विस्फोटक गिराया था? तो रायगु जो एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है, वहां पर विस्फोटक गिराया था जापानी स्पेस एजेंसी ने। वो मिशन का नाम पूछा है, मिशन है हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 ने क्षुद्र ग्रह पर तांबे से बना छोटे आकार का कैरी ऑन इफेक्टर गिराया था। जाक्सा है ये जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। संगम काल में कवि सम्मेलन कहाँ पर होता था? तो संगम काल में जो कवि का सम्मेलन है वो प्रथम संगम सम्मेलन हुआ था मदुरै में जो तमिलनाडु में है। द्वितीय जो संगम हुआ था वो कपाटपुरम में। तृतीय हुआ था उत्तरी मथुरा में आयोजित हुआ था। ये तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। संगम का अर्थ हो जाएगा संघ या परिषद है। और पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम ये आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन जो नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में है। और ये सुंदरवन डेल्टा में बात करूं तो भारत और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। कॉफी उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है 71% ओवरऑल प्रोडक्शन का कर्नाटक राज्य में होता है। सेकेंड है केरल 21%। ये तो कॉफी का हो गया। चाय उत्पादन में प्रथम राज्य है असम। वर्ल्ड वाइड बात करूं कॉफी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो वो ब्राजील हो जाएगा। सेकेंड है वियतनाम। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली वो पहले व्यक्ति हैं, प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से पक्षियों का सर्वे किया था। ओवरऑल इंडिया में भूपेन हजारिका ब्रिज असम को किस राज्य से कनेक्ट करता है? तो भूपेन हजारिका ब्रिज को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ढोला सदिया सेतु। तो ढोला और सदिया को कनेक्ट करता है। ढोला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और दूसरा छोर है वो असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। तो असम का जो सदिया कस्बा और अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बा को ये कनेक्ट करता है भूपेन हजारिका। तो असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा भूपेन हजारिका सेतु है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये लोहित नदी को पार करता है। ढोला सदिया ब्रिज है कौन सी नदी पर है? लोहित नदी पर है। 9.15 किलोमीटर है, सबसे लंबा पुल। अगला सवाल देखिए, निम्न में से पद्म विभूषण 2020 किसे नहीं मिला है? तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2020 दिया गया है। उसमें श्री अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ,
श्रीमती MC मैरी कॉम, श्री छन्नूलाल मिश्र, श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी पजोरा अधोकज मठ उड्डीपी जो मरणोपरांत इन सातों को मिला है पद्म विभूषण 2020। तो इनमें से जो नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा, जिन्हें नहीं मिला है। डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर की बात करें तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस क्षमता का मात्रक हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस ऑप्टिकल। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया है? तो ब्राजील के राष्ट्रपति नाम है जैर बोल्सोनारो। इन्होंने 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था तो वहां पर भाग लिया है ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो ने। और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और बात करूं मैं स्वतंत्र दिवस समारोह की तो वो आयोजित होता है लाल किले में, गणतंत्र दिवस समारोह होता है राजपथ पर। अगला सवाल देखिए, जो भारतीय कलाकार रामवी सुतार के द्वारा बनाई गई 9 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम जो ब्रॉन्ज की तांबे की कांस्य प्रतिमा थी तो ये यूके को गिफ्ट किया है। तो ब्रॉन्ज की जो प्रतिमा को गिफ्ट किया है वो किसकी प्रतिमा थी? तो महात्मा गांधी का ये स्टेचू था। किसकी प्रतिमा थी? महात्मा गांधी का स्टेचू किसके द्वारा बनाया गया है? ये कांस्य प्रतिमा बनाई गई है रामवी सुतार के द्वारा, जो ब्रॉन्ज की है, 800 किलोग्राम और 9 फीट ऊंची है। तो यूके मैनचेस्टर में ये लगाई गई है और भारत के बाहर राष्ट्रपिता की सबसे ऊंची मूर्तियों में से ये एक है। तो ये दोस्तों हो गए आपके सेकेंड शिफ्ट के 30 सवाल। अब कवर कर लेते हैं अपन प्रथम पारी के जो सवाल मिले हैं, 38 जीके के सवाल हैं, बाकी इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है वो भी आप देख सकते हो। तो प्रथम पारी की यहाँ पर मैं ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि पहले वो वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिटेल में बता दिया था। तो प्रथम पारी के जो सवाल सेंड किए हैं उनको स्पेशल थैंक्स है, वो है बादल सोलंकी, अनिल चौरसिया, विकास जायसवाल, देवराज पटेल, रामबाली कुमार, राविंदर, अननोन, एजे अर्पित और श्रवण कुमार ने। देखिए यहाँ पर प्रथम पारी का पहला सवाल, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये गुजरात में खोला जाएगा, जो कि 7 जनवरी 2020 को घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में चिल्ड्रन इनोवेशन फेस्टिवल में इसकी घोषणा की थी। ये बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। अगला सवाल, सेबी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना देखिए ये तो मान्यता मिली है, वैधानिक मान्यता मिली है 30 जनवरी 1992 को, बाकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी? तो नाइटहुड या फिर जो सर की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा उन्हें, तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद है 1919 को ये उपाधि वापस लौटा दी थी। और ये उपाधि 1915 में दी थी अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है भारत सरकार अधिनियम 1919। और बात करूं भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं? तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं कौन सा शब्द जोड़ा गया कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो 3 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान या फिर लघु संविधान बोला जाता है। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाता है। इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द है ये जोड़े गए हैं। और इसी संविधान संशोधन के तहत भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। टाइगर सेंसस 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? ये कल भी आया था, तो टोटल टाइगर है 2967। किस प्रकार के टाइगर है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर हैं। और ये दोस्तों जो टाइगर दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर दिवस, वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर सेंसस की बात करूँ तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर है 526 टाइगर है, मध्य प्रदेश है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंट बैटन करेक्ट हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन है इंडिया के? वो हैं सी राजगोपालाचारी, या फिर ऐसे कहूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी। बाकी आप देख सकते हो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और प्रथम वायसराय कैनिंग थे।
पीएम ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो उत्तर प्रदेश से की थी, गोरखपुर से उन्होंने की थी। 24 फेब 2019 को की थी। और इस योजना के तहत सभी किसानों को कितने रुपए की यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी? 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। 1990 में स्थापित हुआ था। एनईएफटी की फुल फॉर्म पूछी थी आपको, तो ये हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पर बात करूँ अन्य कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर वाले, तो आरटीजीएस है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंस वाला एग्जाम में बनता है कि मिनिमम कितने रुपए आप ट्रांसफर कर सकते हो आरटीजीएस के तहत, तो 2 लाख रुपए हैं। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। आईएमपीएस की बात करूँ तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्रथम लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के बीआर अम्बेडकर थे। वर्तमान में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। अगला सवाल देखिए, परमाणु क्रमांक 12 किस तत्व का है? मैग्नीशियम। Mg से अपन डिनोट करते हैं। पादप सोलर ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? तो सोलर ऊर्जा को करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप है वो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये आपकी रिएक्शन बनती है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और प्रकाश लेके पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अगला सवाल देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो शांति नोबेल शांति पुरस्कार की बात करो तो अभी अहमद को मिला है, जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। करंट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है वर्तमान में? प्रकाश जावड़ेकर। ईरानी कप किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट का कप है। इसकी शुरुआत 1959-60 में हुई है। वर्तमान में जो विजेता है 2018-19 में वो विदर्भ टीम है। सबसे ज़्यादा बार ये टूर्नामेंट ईरानी कप जीता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत ने जीता है। किन के मध्य होता है? रणजी ट्रॉफी की जो विजेता टीम है और शेष भारत के मध्य होता है। अगला सवाल देखिए, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वो किस प्रकार के वन है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में सबसे ज्यादा वन है। इस वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। अब की बार एसएससी ने सीएचएसएल में ये पूछा था, मानसूनी वन कहा जाता है तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को कहा जाता है। ये भी अब की बार सीएचएसएल में पूछा हुआ है कि साल या शीशम है ये किस प्रकार के वृक्ष है? तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आ जाएंगे। और इस वनों को मानसूनी वन इसलिए कहते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में इसमें हरियाली आती है मानसून के वक्त, बाकी पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ते गिर जाते हैं। अगला सवाल, भारत में मानसून किस दिशा की हवाओं से प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में ज्यादातर। अगला सवाल, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वो हेमीस्फीयर है, नॉर्थन हेमीस्फीयर में भारत स्थित है। नेक्स्ट वन देखिए, प्रथम लोकपाल कौन बने हैं? प्रथम और वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो कि 23 मार्च 2019 को बने हैं। लोकपाल का कार्य होता है जो भी सरकारी पद हैं उन पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार वगैरह किया जा रहे हैं उनकी शिकायतों को सुनना और निवारण करना। सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पूछा था तो NaCl हो जाएगा साल्ट का फॉर्मूला। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। वाष्प दाब है जब वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है तब वो क्वथनांक हो जाएगा उसका। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन हो जाएगा, स्कैटरिंग हो जाएगी, जो भी धूल वगैरह के कण है प्रकाश, तो प्रकाश का जब स्कैटरिंग हो जाएगी अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा, प्रकाश बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, तो उस केस में जिसकी वेवलेंथ कम होगी, तरंगदैर्घ्य कम होगी, वो आपको दिखाई पड़ेगा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है जैसे रेड कलर की तो वो नहीं दिखेगा, जिसकी कम है वो ज़्यादा फैलेगा और इसको ही अपन देख पाएंगे तो वो हो जाएगा ब्लू। अगला सवाल देखिए, संविधान समिति के सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? BN राव थे संविधान समिति के सलाहकार। नेक्स्ट वन, कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन पर आधारित है, जिसमें आपके यहाँ पर क्लोरीन था आई थिंक ऑप्शन में, जो हेलोजन है, अधातु नॉन मेटल है। स्वस्थ मानव शरीर का ब्लड प्रेशर, तो नॉर्मल जो रक्तचाप होता है वो 120 और 80 mmHg होता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 6 अगस्त 1952 को हुई थी। डेट सहित यहाँ पर पूछा था, 6 अगस्त 1952 को हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। क्रिप्स मिशन जो 1942 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय यहाँ पर आपको ब्रिटेन के PM पूछा था तो वो थे विंस्टन चर्चिल थे 1942 के वक्त।
क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था, क्योंकि अंग्रेजों को ज़रूरत थी, भारतीयों का सहयोग चाहिए था द्वितीय विश्व युद्ध में, इसलिए उन्होंने 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, उनकी अध्यक्षता में वो मिशन भारत भेजा था। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हेडक्वार्टर है लायन, फ्रांस में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, जो 1923 को स्थापित हुआ था, जिसके सदस्य देश हैं 194। कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? कंप्यूटर में बूट करना, बूटिंग यानी उसको रीस्टार्ट करना। कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होता? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। भारत से सतलुज नदी का उद्गम नहीं होता है, सतलुज का उद्गम होता है चाइना तिब्बत से होता है, वहाँ की मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। और जो मैं बात करूं सतलुज की, तो इसका पौराणिक नाम क्या है? शतुर्दी। नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करूं, इसका कुछ फैक्ट बता दूं। रावी झेलम जो चिनाब दिए गए हैं, तो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से। झेलम का जम्मू कश्मीर से होता है, शेषनाग से। और चिनाब नदी का भी हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इजी सवाल है। ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम जो स्पीड रहती है वो गैस में। लाल रंग के लिए सही स्टेटमेंट आपको पूछा था, तो रेड कलर के लिए जो सही स्टेटमेंट है कि इसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, लंबी दूरी तक ये ट्रेवल कर सकता है, और इसकी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है। नेक्स्ट वन यहाँ पर 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? वो की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की थी 1939 में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आर्द्रता मापने के यंत्र को क्या बोला जाता है? तो ये हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता नमी को मापने का यंत्र है। मासिन राम किस हेतु प्रसिद्ध है? आप सभी को पता होगा, सबसे ज्यादा बारिश होती है, मेघालय में स्थित है मासिन राम। अगला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो इसका पूछा था मोहम्मदान। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, तो ये पहले अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पहले ये कॉलेज था, और उसके बाद 1920 में अलीगढ़ विश्व जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो नाम पड़ा है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और 1875 में ये कॉलेज स्थापित हुआ था, जो कि किसके द्वारा आपको पूछा, इसके संस्थापक कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल देखिए, 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स हुए हैं उनमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता? तो भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल 311 मेडल जीते थे, जिसमें 173 गोल्ड थे। ये कहाँ पर हुए हैं साउथ एशियन गेम्स 2019? तो ये नेपाल में हुआ है, काठमांडू पोखरा नेपाल में 1 से 10 दिसंबर 2019 तक हुए हैं। नेक्स्ट 2021 में साउथ एशियन गेम्स होंगे लाहौर पाकिस्तान में। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट के पूछे गए लगभग 70 के आसपास सवाल कवर हो चुके हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ फाइल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं कल वाले एग्जाम के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।